हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक 1 to 15 एमसीक्यू देख लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए 2022 के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं और मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ, भले ही कौन सा भी यूनिट का हो, भले ही मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो, भले ही आपका बिजनेस इकोनॉमिक का हो, भले ही आपका टैक्सेशन का, सारे एमसीक्यू वो है जो कि आपके किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी या यूपी सीसीएस या फिर नेट जेआरएफ में कभी आया होगा, वही सारे क्वेश्चंस है। क्योंकि इसका एम यही है कि आपके जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड की पॉइंट होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी एग्जाम लगते हैं, देखो कोई भी एग्जाम लेता है वो सारे उस चैप्टर का की पॉइंट ही उठा के लेता है। तो मेरा मानना यह है कि आपका कम से कम 80% इससे कोर्स कवरेज हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, देखो डिट्टो मतलब कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हो सकता है कि कुछ ही आए, जैसे 10 क्वेश्चन आपके हर यूनिट से आते हैं तो उसमें से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही सेम टू सेम आए, लेकिन जो रिमेनिंग 6 to 7 क्वेश्चंस है वो ऐसे आते हैं जो कि आपका एमसीक्यू के अंदर वो कॉन्सेप्ट कवर्ड हुआ है। तो ये ध्यान रखना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें दिया हुआ है विपणन मिश्रण की अवधारणा, जिसमें विपणन के 4 पी सम्मिलित है। किसके द्वारा ये बताया गया है? ये देखो किसके द्वारा बताया गया है, ई जेरोम मैकार्थी द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? अपने पास में 4 ऑप्शन थे, उसमें से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे आपका सी। अब क्यों, क्या क्या बताया इसने बताया विपणन मिश्रण की अवधारणा में 4 पी शामिल होते हैं, और जो कि किसने, ई जेरोम मैकार्थी ने अपनी पुस्तक बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच में 1960 में दिया था। अभी देखो इतना सब, जैसे इसके बारे में डिटेल दे दिया कि इसकी हो सकता है क्वेश्चन आए कि ई जेरोम मैकार्थी ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो ये कौन सी बुक लिखी थी, तो उसमें नाम आ जाएगा बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच। और कौन से ईयर में लिखा था उसने? 1960 में। विपणन मिश्रण के 4 कौन कौन से है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, जो कि हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में देख ही लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या लिखा हुआ है कि विपणन निकट दृष्टि की अवधारणा दी गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग म्योपिया वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है थियोडोर डेविड द्वारा। ये किसके द्वारा दिया हुआ है? थियोडोर डेविड द्वारा दिया हुआ है। इसने क्या बोला है? देखो विपणन की निकट दृष्टि की अवधारणा थियोडोर सी लेविट ने दिया हुआ है। सी लेविट ने क्या बोला हुआ है कि विपणन निकट दृष्टि कौन होता है? तो ये किसने बोला है? थियोडोर लेविट द्वारा बोला गया है। और ये कौन सी ईयर में बोला गया था? 1960 में बोला गया था। इनके अनुसार यदि कंपनी संस्था उत्पाद को बेचने के बजाय उपभोक्ता की जरूरत पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी तो अच्छा व्यवसाय कर सकेगी। कि इसने बोला कि कंपनी है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने की बजाय है ना, ये ध्यान रखेगी कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके हिसाब से वो व्यवसाय अच्छा कर लेगा। यह प्रबंध का निकट दृष्टि दोष है जो उपभोक्ता की इच्छा दृष्टि को नजरअंदाज कर केवल प्रोडक्ट को बेचने में लगा रहता है। देखो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे भी बेचा जाए उसमें ध्यान रखता है, जबकि ये ध्यान देना चाहिए इसके थियोडोर सी लेविट के द्वारा। और ये अपने हम लोग देखेंगे तो रियल में होता भी है कि आप यदि कस्टमर का ध्यान रखोगे कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आप सक्सेस हो जाओगे उस प्रोडक्ट को सेल करने में, उससे आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? कौन सी विपणन अवधारणा निकट दृष्टि से संबंधित है? अभी कौन सी अवधारणा है जो निकट दृष्टि से संबंधित है? लेविट द्वारा दी गई है। तो क्या बोला हुआ है? थियोडोर लेविट, जो आपने पहले जस्ट अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें यह बोला गया है कि आप कस्टमर का ध्यान रखो, कस्टमर के हिसाब से ही काम होगा। अभी 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? स्कीमिंग प्राइजिंग इज यूजफुल, मलाई उतार मूल्य नीति लाभदायक किसमें होती है? ये कौन से में होती है? देखो मलाई उतार बोलते किसको है? ये लग्जरी गुड्स में होता है, विलासिता की इशू। चुप बेटा। कौन सी में होता है? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी क्या बोलता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो
तो हो सकता है ये जैसे मोबाइल लॉन्च होता है तो आते ही है ना सब कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट फील होती है कि नहीं 5G आ गया 5G आ गया। तो कंपनी क्या करती है कि अपने जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंस है वो सारे उसी टाइम पे एब्जॉर्ब कर लेती है। वो टारगेट बनाती है कि हमारा प्रोडक्ट 1 महीने तक मार्केट में फुल फेज में चलेगा, तो हमें 1 महीने में या इतना यूनिट्स बेच के ही सारा फिक्स खर्चा निकाल देना है। क्योंकि दो टाइप का खर्चा होता है, एक तो अपना वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा अपना फिक्स्ड कॉस्ट। तो कई कंपनियां तो ऐसी होती है जिसमें वो लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहना चाहती है कि वो देखती है कि पहले हमारा प्रोडक्ट का हैबिट डालेंगे कस्टमर को और उसके बाद में हम प्रोडक्ट को महंगा करेंगे। ये काफी चीजें आपने देखा होगा। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो आपका स्टार्टिंग में सारा खर्चा निकाल ले, जैसे मूवी होती है, जैसे मूवी नहीं होती है क्या, मूवी आते ही ना महंगा टिकट बिकेगा उसका, लेकिन जैसे जैसे वो मूवी पुरानी होती जाती है उसका टिकट सस्ता होता जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारा खर्चा निकालने का प्रोड्यूसर का ये एम होता है कि उसका ऑब्जेक्ट होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में कर ले। तो लग्जरी गुड्स ऐसे होते हैं उन पे आप स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे ही नया आया सब लोग उसको खरीदने के लिए बेचैन रहेंगे, तभी सारा खर्चा महंगा बेच दो और उसके बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा सा यूज टू हो जाए, सबको इतना इंटरेस्ट नहीं हो कस्टमर को, तो कस्टमर को लाने के लिए उसका प्राइस आप कम कर दो। तो देखो, मलाई मूल्य नीति विलासिता की वस्तु के लिए उपयोगी तथा लाभदायक होती है। इन वस्तुओं की कीमत सामान्य वस्तु की तुलना में अधिक रखी जाती है, इससे ही मलाई उतार मूल्य नीति का इस युक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से जहां लोग आसानी से भुगतान करने को तैयार रहते तथा वस्तु का विकल्प भी नहीं देखते। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई भी मोबाइल वगैरह लॉन्च होगा तो उसका कॉस्ट स्टार्टिंग में उसका प्राइस ज्यादा होगा, तो कंपनी का यही ऑब्जेक्ट रहता है कि स्टार्टिंग में आप कस्टमर क्या बेचैन रहता है उसको खरीदने के लिए, तो उसी टाइम पे जितना कॉस्ट रिकवर करना है कंपनी को कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट वगैरह सब रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही कस्टमर उसके पीछे कम दौड़ने लगे, दूसरे की तरफ जाने लगेंगे दूसरे प्रोडक्ट की ओर, तो हमें उन कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उन्हीं कस्टमर को वापस बुलाने के लिए हमें उस मोबाइल का प्राइस डाउन करना रहेगा, क्योंकि ये इजी भी हो जाता है, कंपनी ने पहले ही अपना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से अलग है। मींस इनमें से ओड कौन सा है। 4 ऑब्जेक्ट है, इनमें से 3 ऑब्जेक्ट तो ऐसे रहेंगे जो सेम है, सेम फील्ड से है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है। तो देखो, स्पेसिफाइड वस्तु है मतलब विशिष्ट वस्तु है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित वस्तु है, ठीक है। भावी वस्तु है, भावी वस्तु का हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, तो ऐसे वस्तु के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। निश्चित वस्तु है, तो ये 3 तो ऑब्जेक्ट हमारे एक जैसे हैं कि स्पेसिफाइड गुड्स होता है, हमारे ऐसे भी गुड्स होते हैं। अनसर्टेनिटी गुड्स होता है, एक अनसर्टेन गुड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कि इनमें से अलग है चारों ऑप्शन में से। तो दिए गए विकल्पों में विशिष्ट वस्तुएं, अविनिश्चित वस्तुएं तथा विनिश्चित वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की वस्तु की श्रेणी में इंगित करती है। जबकि भावी वस्तुएं इसमें से भिन्न है, क्योंकि भावी वस्तुएं के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वस्तु को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ना स्पेसिफाइड गुड्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, अनसर्टेन गुड्स को भी किया जा सकता है और अनसर्टेन गुड्स को भी किया जा सकता है। इन तीनों को भविष्य में तीनों गुड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी कंपेयर करें तो अभी के जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग कंपेयर करें तो एक परस्पर कौन सी देखा जा सकता है, स्पेसिफाइड गुड्स को, विनिश्चित गुड्स को और विनिश्चित गुड्स को। तो ऑड कौन सा हो गया, फ्यूचर गुड्स, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर गुड्स तो वो है जो भविष्य के लिए देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो वस्तु में रूप में परिभाषित किया गया है। कौन से को 2 वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि मूवेबल, ठीक है, और कौन सा आपका आ गया, आपका ग्रोविंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम नहीं, बुक डेट्स नहीं, इनको गुड्स की परिभाषा में नहीं दिया गया है। तो जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स का एक्ट है उसके अंदर इन 4 में से मूवेबल प्रॉपर्टी को माना गया है कि वो गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप को माना गया ये गुड्स है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और बुक डेट्स को आप नहीं मानोगे गुड्स के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो ए एंड बी कौन से में दिखाया हुआ है, ए एंड बी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाया हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी,
देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार वस्तु के अंतर्गत चल संपत्ति तथा उगती फसल को दो वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और आपका बुक डेट्स को कभी भी गुड्स के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन वारंटी से संबंधित है? कौन सी चीज है जो वारंटी से संबंधित है? यह संविदा को पूर्ण करने के अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई वारंटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये आपका कंपलसरी कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ भी विटल इंपॉर्टेंस नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकंड, इफ देयर इज अ ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन रिपब्लिक द कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई उल्लंघन होता है तो पीड़िता संविदा को भंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि वारंटी तो वो होती है कि जब प्रोडक्ट को आप यूज करोगे और उसके बाद में यदि आपका कुछ गड़बड़ होता है तो आप जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उसके पास से उसका मीन्स आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। तो वारंटी तो एक गारंटी है, वारंटी एक गारंटी है उस प्रोडक्ट का उस पीरियड तक जो स्पेसिफाइड पीरियड प्रोड्यूसर ने या सेलर ने आपको बताया कि इतना टाइम तक आपका जो कमोडिटी है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, वो उस चीज का गारंटी, उस पीरियड का गारंटी है। तो बेचने से पहले तो हो ही नहीं सकता कि आपका संविदा कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाए, क्योंकि जैसे ही आपने बेच दिया उस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। फिर यह संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए अनिवार्य है। नहीं भाई, वारंटी देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वारंटी नहीं होती है, तो ये भी कंपलसरी नहीं होता है। यदि उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष केवल क्षतियों की पूर्ति के लिए दावा कर सकता है। सही बात है कि प्रोड्यूसर या सेलर ने आपको बोला था कि भैया आपका ये रिस्ट वॉच में बेच रहा हूं आपको, और आपका ये 1 साल तक अच्छे से वर्क करेगा, 1 साल की वारंटी हमारी है कि हम आपको रिपेयर करके देंगे। तो जो पीड़ित है मीन्स जिसका रिस्ट वॉच हम लोगों ने बेचा जिसको, और उसका खराब हो गया, तो वो क्या कर सकता है, वो उस चीज के लिए आपसे रिपेयर करवा सकता है केवल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है कि यदि उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष क्या कर सकता है, केवल क्षतियों की पूर्ति का दावा कर सकता है। अभी देखो हम लोग डी ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे। वारंटी के संबंध में उल्लंघनीय है कि यदि आपसी समझौते के मध्य कोई उल्लंघन होता है या क्षति होती है तो उस पीड़ित पक्षकार केवल क्षतियों की पूर्ति के लिए दावा कर सकता है। वारंटी हासिल करने की निम्नलिखित शर्तें क्या क्या है? ग्राहक के पास खरीदे गए प्रोडक्ट का पक्का बिल या वारंटी कार्ड होना चाहिए। सही बात है, ऐसे तो कोई भी बोल देगा मैंने आपसे प्रोडक्ट परचेज किया था या आपने वारंटी दी थी, लेकिन जो ऑरली बोला हुआ वो तो मान्य होगा नहीं। या तो आपके पास में वारंटी कार्ड होना चाहिए या फिर उस प्रोडक्ट का बिल होना चाहिए जिसपे स्पेसिफाई किया हो कि हम लोग इस प्रोडक्ट के पीछे 1 साल का वारंटी दे रहे हैं। जो कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते ही हो, आप कुछ ना कुछ खरीदते हो मोबाइल वगैरह, उन सब पे वारंटी आता है, भले ही 6 मंथ का हो भले ही कुछ भी हो, तो आपको इससे आप ना बहुत अच्छे से वाकिफ हो। सेकंड नंबर, वारंटी कार्ड पर विक्रेता का मोहर होना चाहिए। देखो बिना स्टैंप और साइन के तो कोई भी बोलेगा कि कोई प्रिंट करवा के ला सकता है या किधर और से भी खरीदा हो, तो हम लोग कैसे, जैसे सपोज करो आपने मेरे से प्रोडक्ट परचेज किया और आप ना किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि मैंने आपसे परचेज किया था, तो वो बोलेगा भैया मेरे को वो जो वारंटी कार्ड है वो दिखा। आपने वारंटी कार्ड दिखाया लेकिन उसमें उस सेलर का ना तो साइन था ना स्टैम्प था, तो वो बोलेगा क्या प्रूफ कर रहा है तू, कैसे प्रूफ करेगा कि ये मैंने ही तेरे को सेल किया था। तो क्या होना चाहिए, सेलर का साइन होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, वारंटी भी एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। मैंने आपको बोला 6 मंथ या 1 ईयर 5 ईयर जो भी है, प्रोडक्ट को जो बेचेगा उस पे वो स्पेसिफाई करेगा कि इतना टाइम का वारंटी है, उसके बाद में उसका कोई भी वारंटी नहीं है। तो वारंटी एक टाइप का गारंटी है सर्टेन पीरियड के लिए। अब उसको ना मिक्स मत करना वारंटी गारंटी को, ये एक तरह का एश्योरेंस है कि भैया आप इतने दिन तक आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चलेगा, इस चीज का वारंटी हम लोग दे रहे हैं। यदि आपका प्रोडक्ट इस पीरियड के बीच में यदि खराब होता है तो हम लोग इसको रिपेयर करके देंगे। तो वारंटी भी एक निश्चित समय अवधि के लिए, इसके खत्म हो जाने के बाद अगर आप उत्पाद को ठीक करवाने के लिए ले जाते हो तो कंपनी या दुकानदार उसे ठीक करवाने का उत्तरदायित्व नहीं लेता है, क्योंकि वारंटी पीरियड खत्म हो गया तो फिर उसके बाद में जो भी खर्चा होएगा वो आपका होगा, उसमें दुकानदार या मैन्युफैक्चरर का कुछ भी नहीं है। वस्तु की बिक्री, क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार कौन सी शर्तों निम्नलिखित में से सही है? कौन सी शर्तें सही है? टाइटल, अब देखो जैसे आप सेल करोगे, गुड्स का सेल करोगे तो उसमें आपका
टाइटल है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स उस प्रोडक्ट का ओनर कौन हो जाएगा, वो जो बायर है वो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए कि क्या है। फिर क्वाइट पोजेशन नहीं, विशिष्ट स्वामित्व नहीं, ऋण भार नहीं, क्योंकि आपने वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार कौन सी शर्तें हैं कि टाइटल ट्रांसफर और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो आपका ए एंड बी कौन से में राइट है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट है। आप क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख सकते हो कि वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार हक और वितरण संबंधी शर्तें होती है, जहां की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहां यह विशिष्ट शर्त होती है कि माल वर्णन के अनुरूप होना चाहिए, और यदि बिक्री नमूने और विवरण दोनों के अनुसार हो तो माल के परपुंज का नमूने के अनुसार पर्याप्त होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि माल विवरण के अनुरूप नहीं हो। देखो ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि कोई बायर आया और उसने आपको ना ये पेन दिखाया कि मेरे को ऐसा पेन चाहिए, और आपने उसको सैंपल दिया कि मैं ये तेरे को बेचूंगा। बायर ने बोला, जो कस्टमर है उसने बोला 100 पेन मेरे को बना के दे दो, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, और कोई बंदा आया और उसने बोला ऐसा पेन 100 बना के दे दो, तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने दिखाया तो ऐसा था लेकिन मैंने बना दिया कोई तीसरे टाइप का, तो बायर क्या बोलेगा कि ये विक्रय अधिनियम के अनुसार नहीं है, वस्तु की बिक्री अधिनियम के अनुसार, क्योंकि ये विशेष शर्त कि आपने जो विवरण दिया था, जैसा मेरे को सैंपल दिया था वैसा ही मेरा माल होना चाहिए, नहीं तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं परचेज करने के लिए। ठीक है, और जो भी क्षतिपूर्ति वगैरह होती है उसके लिए जो सेलर है वो लायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्राम्य दस्तावेज के बारे में प्रकल्पना नहीं है? Which of the following is not a presumption about a negotiable instrument? अब negotiable instrument के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या नहीं है? देखो डेट है, होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू ट्रांसफरी, ये प्रजम्पशन नहीं है कि ये ट्रांसफर होना जरूरी है। हम लोग डी ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है कि ये इसमें से प्रजम्पशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? प्रक्राम्य बिल मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तिथि, प्रतिफल तथा स्टैंप के बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए और स्टैंप होना चाहिए, ये क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। जबकि इसके अंतर्गत अंतरिक्तिकों का निरपेक्ष और पर्याप्त हक का उल्लेख नहीं होता। इसमें ये नहीं लिखा होता है कि इसमें जो जिसको मिल रहा है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में कोई एब्सोल्यूट टाइटल वगैरह कुछ नहीं होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन लिखतों को कहते हैं जो मांगे जाने पर या एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित राशि का वचन है। इसमें क्या होता है? एक वचन होता है कि ये इस समय के बाद में, इस समय पर या इस समय के बाद में ये अमाउंट डिमांडेड है, तो वो इस पर्सन को देना है। इसमें क्या क्या आते हैं? प्रोमिसरी नोट आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, बीओई आते हैं, बैंक डिमांड ड्राफ्ट आते हैं और चेक आते हैं। देखो चेक वगैरह, जैसे चेक किसी पर्सन को दिया और उस पे लिखा हुआ है उस बंदे का नाम कि इस बंदे को अकाउंट पे ये 50,000 आप पोस्ट डेटेड डेट दिया, सपोज 1 महीने बाद का डेट दिया, तो 1 महीने बाद में ये बंदा उस चेक को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी वगैरह बनाते हो आप, तो आप देखते हो यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे एग्जाम वगैरह देते हो तो आपने देखा होगा, आप यूनिवर्सिटी के नाम पे डीडी वगैरह बनाते थे, तो उसमें मेंशन होता था कि इस यूनिवर्सिटी को ये मांगेगी, जब यूनिवर्सिटी पेश करेगी बैंक में तो उसे उस अमाउंट का भुगतान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? बाजार संचार तंत्र योजना के निम्नलिखित 4 चरण हैं, इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजार संचार तंत्र के मार्केटिंग लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप्स, अरेंज द स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए? हम लोग डायरेक्ट ना क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी पे आ जाते हैं, क्योंकि इसको ऑप्शन में नहीं देखते हुए हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि कैसे कैसे इसका संचार तंत्र होता है। सबसे पहला होता है अपने ग्राहकों के प्रति कंपनी की मूल्य प्रस्तावना पर निर्णय करना। सेकंड हमारा होता है, क्या होता है? अपने ग्राहकों को के प्रति कंपनी के मूल्य प्रस्तावना पर निर्णय करना, ग्राहकों तक
पहुंचने के लिए सर्वोत्तम चैनल डिजाइन और नेटवर्क कार्यनीति का चयन करना। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी का जो वैल्यू है वो कस्टमर के लिए वो कितना क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा कस्टमर कितना वैल्यूबल है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कस्टमर तक हमें पहुंचना कैसे है। कोई भी कंपनी ये देखेगी कि कौन सा वे अच्छा है, जैसे ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए या होर्डिंग लगाएं, कैसे हम लोग कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो सेकंड वे है ये है कि हमें कैसे ग्राहकों तक पहुंचना है। और थर्ड ये है हमारा बिक्री भविष्यवाणी में वेयर हाउस प्रबंधन, परिवहन और सामग्री प्रबंधन में संक्रियात्मक उत्कृष्ट विकसित करना। मीन्स हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारा इन फ्यूचर इतना सेल होने वाला है, तो इसमें सारा का सारा जो भी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है या रॉ मटेरियल मैनेजमेंट वाला पर्सन है कि कैसे क्या अरेंज करना है, कितना प्रोडक्ट बनने वाला, उसके अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल मैनेज करना पड़ेगा। उन सब में भी समन्वय स्थापित करना है। फोर्थ नंबर का हमारा है सर्वोत्तम सूचना प्रणाली, उपकरण, नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ समाधान को लागू करना। ये सबसे बेस्ट वे हम लोग देखेंगे कि कौन से वे में हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम लोग ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। 26 नंबर का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विपणन में संचार माध्यम और उसके संचार प्लेटफॉर्म को सुमेलित कीजिए कि कौन से कैसे आप लोग कौन से माध्यम से आप लोग सेल्स को अरेंज करोगे। तो विपणन में हम लोग ऑब्जेक्ट पूरे जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है उसी पे आ जाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। विपणन में संचार माध्यम को उनके संचार प्लेटफॉर्म का सही सुमेल इस प्रकार है कि विज्ञापन है, ब्रोशर्स एवं बुकलेट्स। जो विज्ञापन करेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ब्रोशर्स एंड बुकलेट्स। सेल्स प्रमोशन के लिए हमें प्रतियोगिता करवानी चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ के लिए हमें ब्लॉग्स करना चाहिए और व्यक्तिगत विक्रय के लिए सेल्स मीटिंग होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से चेक के पक्षकार कौन से होते हैं। देखो चेक के पक्षकार कौन कौन होते हैं ये हमें ध्यान देना है। ड्रॉवर होते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉवर होता है क्या, ठीक है ड्रॉवर होता है हमारा। फिर लिखा हुआ है कि पेई होता है, मीन्स जिसको ये चेक मिलने वाला, जिसको इस चेक का कंसीडरेशन पैसा मिलने वाला है वो हो गया पेई। ड्रॉवर वो होता है जो चेक को बनाता है, जो चेक को देता है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्राही नहीं, एक्सेप्टर नहीं है भाई। और होल्डर भी चेक के पक्षदार होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अच्छे से लिखा हुआ है। चेक के 3 पक्षदार अहम होते हैं। एक तो ड्रॉवर, चेक लिखने वाला को आहर्ता कहते हैं, यह बैंक का ग्राहक होता है और इसका बैंक में खाता होता है, यह चेक पर हस्ताक्षर करता है। सपोज मैं किसी पर्सन को चेक दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो सपोज करो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो मैं अपना चेक निकालूंगा, उस पर उस बंदे का नाम लिखूंगा और चेक बनाऊंगा। तो मैं क्या हो गया, बैंक का कस्टमर हो गया। और मैं ये लिख के दे रहा हूं कि इस बंदे को इतना पैसा मिल जाना चाहिए। तो क्या हो गया, ये ड्रॉवर हो गया। मैं जो चेक बना के दे रहा हूं मैं क्या हो गया, ड्रॉवर। और ड्रॉवी कौन होता है, जिस निर्दिष्ट बैंक पर चेक लिखा जाता है उसे चेक का भुगतान करने वाला बैंक कहा जाता है। जो भी बैंक, जैसे सपोज करो मैंने एसबीआई बैंक पे लिखा हुआ है, एसबीआई बैंक का चेक लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, ड्रॉवी बैंक हो गया। फिर अदाता पेई, यह वह व्यक्ति हो जिसके पक्ष में चेक लिखा था। जैसे मैंने चेक बनाया था किसी पर्सन के नाम पे, जैसे जिसको भी मेरे को चेक देना उसका नाम लिखा था तो वो क्या हो गया, पेई हो गया। या प्रष्टांकित किया जाता, प्रष्टांकित करने का मतलब अकाउंट पे ही चेक बना देना। 2 लाइनें खींचते आप और ऊपर लिख देते हो अकाउंट पे ही, मीन्स ये चेक उसके अकाउंट में जा सकता है, ना कि वो कैश विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। फिर होल्डर, जिसके पास में चेक होता है उसे होल्डर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, खुदरा आपूर्ति श्रृंखला में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैन्युफैक्चरर, सही बात है, सम्मिलित है भाई। कोई भी खुदरा आपूर्ति श्रृंखला मीन्स ये चेन है, इसमें कौन कौन रिटेल सप्लाई में कौन कौन चेन में इंक्लूडेड होते हैं, मैन्युफैक्चरर होगा, रिटेलर होगा, आपका होलसेलर होगा। यही तो बनता है ना कि सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर।
फिर ये जाता है होलसेलर के पास, फिर ये जाता है रिटेलर के पास। तो ये चेन होता है आपका, ये चेन होता है। तो इसमें कौन कौन आ गया आपका, मैन्युफैक्चरर आ गया, सेकंड आपका होलसेलर आ गया, थर्ड आपका रिटेलर आ गया, और रेगुलेटर नहीं, कोई नहीं है। तो इसमें ये अंतिम कड़ी आपका रिटेलर ही होता है, जो आपके कस्टमर तक माल को पहुंचाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कीमत निर्धारण नीतियों में से किससे कोई फर्म उत्पाद के लिए उच्च प्रारंभिक कीमत वसूल करती है? जो उच्च कीमत पर मांग संतुष्ट हो जाती तो समय बीतने के बाद में वो कीमत घटा देती है। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो लग्जरी आइटम होते हैं उसपे क्या करती है कंपनी, सबसे पहले हाई प्राइस रखती है, आपकी सारी कॉस्ट निकाल लेती है, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह उसी टाइम पे निकाल लेती है, क्योंकि उसको पता रहता है इस प्रोडक्ट का कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में क्रेज खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे हमें मार्केट में बने रहने के लिए इस प्रोडक्ट का वापस प्राइस गिराना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, कि जैसे आपका मोबाइल फोन लॉन्च होता है वैसे उसका प्राइस बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाता है उसका प्राइस डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनियां क्या करती है, उसको लॉन्च करते टाइम पे अपना सारा खर्चा निकाल लेती है और उसके बाद में वो केवल वेरिएबल कॉस्ट, मींस आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट वही है कि जो उसके लगाने में, उसको डायरेक्ट वे में बोला जाए तो उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। जैसे आपका फैक्ट्री रेंट पे लिया हुआ है, तो आपने भले ही 10 प्रोडक्ट बनाया, भले ही 15 प्रोडक्ट बनाया, आपका खर्चा सेम होने वाला, उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो उसका उस पे जो बाद में प्रोडक्ट सेल करेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी ने क्या किया कि जैसे उसको पता है फैक्ट्री का कॉस्ट मेरा 1 लाख रुपए आया, उसने 10,000 यूनिट ऐसा तैयार किया कि हम लोग 1 महीने के अंदर सेल करेंगे और ये 1 लाख रुपए हम लोग इसी 10,000 यूनिट पे निकाल लेंगे, इसी 10,000 मोबाइल पे निकाल लेंगे, जो कि 10 दिन में बन गया। और 20 दिन में बाद में नेक्स्ट उसी महीने में 20 दिन में बनने वाले जितने भी मोबाइल होंगे उसमें उसका फिक्स्ड कॉस्ट का कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, स्टार्टिंग में तो उसका प्राइस हाई रखेगी, उसके बाद में उसके प्राइस को कम कर देगी। इसको बोलते हैं मलाई उतार नीति भी, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संबंध विपणन से संबंधित होती है? Which of the following characteristics are related to relationship market? रिलेशनशिप मार्केट के अंदर हमें क्या होता है, देखो जैसे ही हमारे पास में ये ए बी सी करके ऑप्शन में लिखा रहता है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, जिससे आपको ये एकदम से याद हो जाए कि क्या होता है। हमारा ये बोला गया है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या आता है तो हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप मार्केट में क्या क्या होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बी है, सी है एंड डी है। तो उत्पाद लाभ, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद में उपभोक्ता के साथ बारंबारता संपर्क में, मीन्स फ्रिक्वेंसी होना चाहिए ना, बार बार कस्टमर के साथ में कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। और हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी के प्रति हम लोग सच्चे हो, हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी बनाए रखें। तो हमारा बी सी एंड डी हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। संबंध रिलेशनशिप मार्केट लाभ पर ग्राहक और अन्य पक्षों के संबंधों को स्थापित करने, बनाए रखने, प्रबंधित करने और बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें ग्राहक उन्मुखित हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से 45 तक मिलेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना लेते हैं, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कभी भी उस वीडियो को सुन सकते हो। जितना भी आपके पास कम टाइम हो, आप किधर भी जाते हो टहलने वगैरह, खाना गृहिणी खाना बनाती है, उस टाइम पे उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।